Japan must commit forces. आज बात करते हैं जापान की, एक ऐसा देश जो इस वक्त एक जबरदस्त दुविधा में फंसा हुआ है, और ये दुविधा पैदा की है उसके सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका ने। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो जापान को उसके इतिहास, उसकी पहचान और उसके भविष्य के बीच एक बहुत ही मुश्किल चुनाव करने पर मजबूर कर रही है। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने परमाणु हमले की विभीषिका झेली है। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये एक ऐसा जख्म है जो आज भी उनकी सोच, उनकी पॉलिसीज, हर चीज पर गहरा असर डालता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि युद्ध का वो दर्द जापान के लिए क्या मायने रखता है। फिर देखेंगे कि उसके सहयोगी अमेरिका ने ऐसी क्या मांग रखती। जानेंगे कि ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य का मामला क्या है, कैसे जापान का संविधान ही दबाव में आ गया, और आखिर में हिंद प्रशांत की उस बड़ी दुविधा को समझेंगे जो इस पूरे खेल के केंद्र में है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से कि कैसे जापान का अतीत उसके आज को तय करता है। My family, they are gone. ये जो नंबर दिख रहा है 2 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। सोचिए, ये वो लोग थे जो परमाणु बम के गिरते ही मारे गए थे। ये एक राष्ट्रीय सदमा है, और इसके बाद जो हुआ, जो रेडिएशन का असर पीढ़ियों ने झेला, वो दर्द आज भी जिंदा है। जाहिर है कोई भी देश दोबारा उस दौर से नहीं गुजरना चाहेगा। और इसी दर्द से निकला है जापान के संविधान का आर्टिकल 9। ये साफ कहता है कि जापानी लोग युद्ध को हमेशा के लिए त्यागते हैं, मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए बल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये उनकी पहचान का हिस्सा बन चुका है। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, एक शांतिप्रिय देश अपने संविधान के हिसाब से। लेकिन फिर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। ये ट्विस्ट लेकर आया जापान का सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका। हुआ यूं कि उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सैन्य कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन उनके जो यूरोपीय साथी थे जैसे फ्रांस और जर्मनी, वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा हम इस मामले में शामिल नहीं होंगे। तो फिर अमेरिका ने किसकी तरफ देखा? अपने पुराने और भरोसेमंद साथी जापान की तरफ। अब जापान को लगा था कि शायद अमेरिका उन्हें डिप्लोमेटिक बातचीत या शांति स्थापित करने के लिए कहेगा, लेकिन अमेरिका की मांग सुनकर वो हैरान रह गए। अमेरिका ने कहा, हमें आपकी डिप्लोमेसी नहीं, आपकी सेना चाहिए, सीधी सैन्य भागीदारी। और ये सैन्य मदद किसी आम जगह के लिए नहीं मांगी गई थी। बात हो रही थी हॉर्मुज जलडमरू मध्य की, दुनिया के सबसे ज्यादा संवेदनशील और स्ट्रेटेजिक समुद्री रास्तों में से एक। अमेरिका का प्लान बिल्कुल सीधा था। उन्होंने जापान से कहा, अपने माइंड स्वीपर्स यानी वो जहाज जो समुद्री तुरंगों को साफ करते हैं, और अपनी नेवी को भेजो, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सिक्योर करो और उस रास्ते को दोबारा खोलो। अब देखिए, सिक्योर करना और खोलना सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन इसका सीधा मतलब था ईरान से उस रास्ते का कंट्रोल छीनना। ये कोई पीस कीपिंग मिशन नहीं था, ये एक तरह से जंग का बुलावा था। अब सवाल ये था कि अमेरिका जापान को कैसे मनाएगा। तो उन्होंने 2 बड़ी दलीलें दी। पहली, देखो जापान, तुम्हारा ज्यादातर तेल इसी रास्ते से आता है, तो इसकी सुरक्षा तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है। और दूसरी दलील थोड़ी इमोशनल थी। उन्होंने कहा, हमने दशकों तक तुम्हारी रक्षा की है, अब हमारी मदद करने की बारी तुम्हारी है। एक तरह से एहसान चुकाने की बात। अमेरिका के इस दबाव ने जापान के अंदर ही एक तूफान खड़ा कर दिया। एक तरफ दोस्त की मांग और दूसरी तरफ अपने ही देश के लोग और कानून। जैसा हमने पहले भी बात की, जापान का संविधान बहुत साफ कहता है कि सेना का इस्तेमाल सिर्फ आत्मरक्षा में होगा, यानी अगर कोई सीधा जापान पर हमला करे तभी। अब जरा सोचिए, मिडिल ईस्ट में अपनी सेना भेजना आत्मरक्षा कैसे हो सकता है? ये तो उनके संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन होता। और ये सिर्फ कानून की बात नहीं थी, जनता भी बिल्कुल खिलाफ थी। जब लोगों से पूछा गया तो 91% लोगों ने कहा कि वो ईरान में किसी भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ हैं। सिर्फ 9% लोग इसके पक्ष में थे। अब इतनी बड़ी ना को कोई भी सरकार कैसे नजरअंदाज कर सकती है? और ये मुश्किल खुद जापानी प्रधानमंत्री के बयान में भी दिखी। उन्होंने माना कि अमेरिका से इस टॉपिक पर बात करना भी बहुत मुश्किल होगा। समझा जा सकता है कि वो किस तरह एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति में थे। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ देश की जनता। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं है।
इस पूरी पहेली का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है और वो है जापान का पड़ोसी चीन। हाँ, जापान की इस पूरी दुविधा को ठीक से समझना है तो हमें चीन की तरफ देखना होगा। असल में जापान की सबसे बड़ी चिंता ईरान नहीं बल्कि चीन है। देखिए, मामला ये है कि पूर्वी चीन सागर में चीन लगातार आक्रामक होता जा रहा है। उसे रोकने के लिए जापान पूरी तरह से इंडो पैसिफिक में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी पर निर्भर है। ये अमेरिकी सेना एक तरह से जापान के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? उसने इस इलाके से अपने कुछ सैनिक हटाकर पश्चिमी एशिया यानी मिडिल ईस्ट भेज दिए। इससे हुआ ये कि चीन के खिलाफ जापान का जो सुरक्षा कवच था वो कमजोर पड़ गया। तो अब देखिए जापान के सामने कैसी मुश्किल खड़ी हो गई है। अगर वो ईरान में अमेरिका की मदद करता है तो अमेरिका खुश रहेगा और चीन के खिलाफ उसकी मदद करता रहेगा। लेकिन देश के अंदर उसकी सरकार पर संकट आ जाएगा, शायद गिर भी जाए। और अगर वो अमेरिका को मना कर देता है तो उसकी जनता तो खुश हो जाएगी, लेकिन फिर चीन के सामने उसे कौन बचाएगा? अमेरिका नाराज हो सकता है। ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें कोई भी रास्ता आसान नहीं है। तो सवाल आज भी वही है, अपने शांतिवादी अतीत और अपने असुरक्षित भविष्य के बीच फंसा जापान आखिर क्या चुनेगा? एक तरफ उसका संविधान है, उसकी पहचान है, दूसरी तरफ एक बड़ी ताकत का डर और एक सहयोगी की शर्त। इस भू राजनीतिक चौराहे पर जापान का अगला कदम क्या होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।